दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं रचना सेवक और एक बार फिर आप हमारे इस खास प्रोग्राम को देख पाएंगे जिसका नाम है चर्चाएं खास। और इस प्रोग्राम में हम राज्य और देश के साथ जुड़ी हुई कुछ खास समस्याओं पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक श्री इरविन खन्ना जी। और सबसे पहले तो करते हैं उनका स्वागत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज चर्चाएं खास में जिस बात पर सबसे पहले चर्चा करेंगे वो ये है सर कि अभी हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने अपने कार्यकाल में अपनी सरकार के कार्यकाल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबी के लिए सिख कौम से श्री अकाल तख्त साहिब पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। और उन्होंने कहा है कि उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम अपने कार्यकाल में हुई जो बेअदबियां हैं उनके जो करने वाले हैं उनको नहीं ढूंढ पाए हैं। और इस माफी को लेकर सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी का रुख जो है वो नरम प्रतीत हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि हम इस माफी पर जो आगामी बैठक है उस पर विचार विमर्श करेंगे। और उधर दूसरी तरफ जो एसजीपीसी के प्रधान हैं उन्होंने बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर 20 दिसंबर को जो रोष मार्च निकालना था उसको भी स्थगित कर दिया है। तो इन दोनों चीजों को आप पंजाब की राजनीति के लिए कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, एक पंक्ति में अगर इसका उत्तर देना हो तो ये पार्टी और पंजाब दोनों के लिए हितकारी है, क्योंकि ये टकराव की राह को छोड़कर संवाद की राह पर बढ़ना है। और इस समय पंजाब टकराव अफोर्ड नहीं करता, संवाद अफोर्ड करते हैं। जहाँ तक सुखबीर सिंह बादल जी की जो घर ढींडसा जी को ना घर वापसी की उन्होंने अपील किया और उनका बयान भी आया है कि मैं इस पर विचार करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक जो अकाली दल जो पिछले 100 साल में पंजाब की राजनीति को एक केंद्र बिंदु रहा, पंजाब की राजनीति को दशा दोनों देता रहा, तो आज खुद संघर्ष की स्थिति में आया 100 साल बाद। तो उसका कारण यह है कि उनके आपसी मतभेद और मनभेद। और सुखबीर बादल जी का जो एक मैं समझता हूँ पर मैच्योरिटी वाली साइड नज़र आई, क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल के बाद उनको एहसास हुआ होगा कि मैं अकेला पड़ा हूँ, जिम्मेवारी बड़ी है, पंथ और पंजाब दोनों की जिम्मेवारी है। और सर तो इस पे उन्होंने कहा भी है कि उन्हें भी इस बात का मलाल रहा है और वो इसी मलाल को लेकर चले गए हैं। उनका अंदर का एहसास जो आत्मचिंतन जिनको हम कहते हैं, उनको एहसास हुआ होगा कि मैं अपने जो वरिष्ठ अकाली नेता जो रूठ कर गए तो उनको वापस लाऊं। तो ये एक उनका मैं मैच्योरिटी वाला और दूरदर्शी वाला जो समझता हूँ निर्णय है। और उसी हिसाब से एक सकारात्मक जवाब भी ढींडसा जी ने दिया है। और इस स्थिति को अगर समझना हो तो मैं इसको समझाना चाहूँगा कि जैसे एक व्यक्ति के पास 90 पैसे है पर रुपया नहीं कह सकता, वो 10 पैसे की वैल्यू अपनी है, 90 की अपनी है, वो दोनों इकट्ठे होंगे तो तब भी रुपया बनेगा। इसी तरह अगर 90% सुखबीर जी का तो 10% ढींडसा साहब के पास ही, वो इकट्ठे होंगे तो तभी बात बनेगी। तो ये अपना अपना महत्व है, उस महत्व को पहचानते हुए और पंजाब की परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो ये आ गई कि दोनों को इकट्ठे होना, जो एसजीपीसी का जो रोष मार्च रद्द करना, ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि टकराव से पहले होना नहीं चाहिए। ये सिख कैदियों की रिहाई के मामला संवेदनशील है, कानून के दायरे के अधीन ही जो होगा, तो टकराव से तो ये बात बनने वाली नहीं। संवाद और उधर से अकाली दल अगर इकट्ठे हो जाए, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अगर सुखदेव से ढींडसा और सुखबीर बादल मिल जाते हैं तो एक तो सिख कैदियों की रिहाई की बात, क्योंकि ढींडसा साहब खुद इस समय भाजपा के संपर्क में है, उनके गठबंधन में एनडीए के साथ वो चलते हैं, तो एक रास्ता वो खुल जाता है। दूसरा, अकाली दल और भाजपा में पंजाब की राजनीति लेकर जो गठबंधन बनना है उसके लिए भी रास्ता खुलता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव है अगर दोनों आपस में वरिष्ठ नेता भी समझे, क्योंकि उनकी भी जो स्थिति है वो अकेले अब स्थिति में नहीं है कि वो आगे चले, नई जनरेशन ने आना है। सुखबीर बादल इस बात को एहसास कर चुके हैं कि उन्होंने घर वापसी की है। तो ये पंजाब और पार्टी और पंथ में समझता है तीनों के लिए अच्छी बात है। इसको जितनी जल्दी करेंगे उतना एक सकारात्मक माहौल भी बनेगा पंजाब के लिए। तो ठीक है, ठीक दिशा में उठा एक कदम मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। और कुछ रूठे हुए नेता जो हैं वो वापस जाने की कवायद में भी हैं और कुछ गए भी हैं एक दो।
हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ, इसको वही ना। पंजाब हित में देखा जाना चाहिए और दूरदर्शी चीज है एक। जी बिल्कुल। और बढ़ते हैं अगली जो खास चर्चा इस समय जो खास सुर्खियों में है वो है संसद की सुरक्षा जो बीते दिनों बहुत मुश्किल में आ फंसी और संसद की बरसी के दिन ही एक बार फिर से संसद भवन में जो है हमले की बातें आई हैं और हमला हुआ भी है, बातें नहीं आई हैं, हमला हुआ भी है। देखिए 2 प्रदर्शनकारी बाहर खड़े रहे हैं जिनके पास स्मोक क्रैकर्स थे और 2 प्रदर्शनकारी जो है वो अंदर गए हैं। दर्शक गैलरी से उन्होंने छलांग लगाई है और गैस को फैलाया है जो कि काफी चिंताजनक है। और ये विपक्षी जो है वो उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि अगर संसद भवन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है तो देश की सुरक्षा का क्या हो सकता है? तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये संसद जो है सबकी है, देश का मान सम्मान संसद के साथ जुड़ा है। तो संसद के भीतर जाना, ये देखिए 3 स्तरीय सुरक्षा सिस्टम होता है, एक दीवार के बाहर, एक भवन के बाहर, एक भवन के अंदर। उन तीनों को उन्होंने एक विशेष तिथि पे भेद किया जब हम 2001 की 13 दिसंबर की हम 22वीं बरसी मना रहे थे। तो इसका मतलब कि जो करने वाले थे उन्होंने एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से एक तिथि चुनी और उसमें उससे पहले उन्होंने 2 रेकी की। और तीसरी बात इसमें यह है कि जितने आरोपी पकड़े गए सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, अलग अलग प्रदेश से आए हैं और कोई भी ऐसे धनाढ़ परिवार से नहीं है जो कि एयर टिकट लेके जाए आए। तो इसका मतलब इनको फंडिंग भी की जा रही थी, इनकी प्लानिंग भी की जा रही थी। ये मैं समझता हूँ कि आज के जो जयचंद हैं इनको पीछे से कोई शय मिली जो इस हिसाब से उनके कठपुतली बन के इन्होंने काम किया। तो ये एक अति चिंता का विषय है और सरकार की एक कमज़ोर पहलू सुरक्षा के लेके, कोई गुप्तचर एजेंसियों का भी कमज़ोर पहलू सामने आया कि इतने 3 टायर सिस्टम में से बाहर कैसे अंदर कैसे आए और ये सारा भेद के चले गए। तो ये चिंता रही। जो अब सांसदों की अंदर हंगामा जो हुआ है, ये एक देखो सांसदों की एक अपनी मर्यादा है उस भवन की भी, और जो उस भवन में बैठे हैं उनके प्रति भी लोग एक सम्मानजनक दृष्टि से उनको देखते हैं। तो उनका जो कहना करना करनी या कथनी जो है वो एक लोगों के लिए प्रेरणादायक होती है। और जिस आप देखो एक जो हुआ वो उसी तरह हुआ जैसे इजराइल में हमास ने युद्ध किया, उनकी सारी कुछ होने के बाद भी वो अटैक हो, ये कहीं भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब समझे कि कहीं भी हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है। जब वो भेद हो गया, लेकिन फर्क क्या रहा, इजराइल के जो विपक्षी दल थे उन्होंने उसी शाम प्राइम मिनिस्टर के पास आकर कहा कि हमारे मतभेद इस समय खत्म, ये देश की प्रश्न का सुरक्षा का प्रश्न है। हाँ, तो हम आपके साथ बिना शर्त आपके समर्थन करने, आप जो नीति बनाएंगे हम साथ। आज के समय ये भी भारत में सांसदों को चाहिए था कि वो पक्ष सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े होते और सरकार का ये फर्ज बनता था कि 10-15 दिन में, अभी उन्होंने टाइम बाउंड जांच कमेटी बिठाई है पुलिस की, तो कम से कम 15 दिन में जांच आ जाती सामने, उसके बाद बहस करते, हंगामा ना करते। उसमें देश की भी इज्जत रहती, क्योंकि एक तो छवि वैसे नुकसान हुई कि जो कांड हुआ उसके साथ देश की सुरक्षा को लेकर देश की एक छवि जो बनी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उस पर भेद लगा, उस पर धब्बा लगा, हाँ या इनके पास ये काम हो गया। और ऊपर से अगर सांसद भी हंगामा करें, उस विषय की गंभीरता को ना ले, सिर्फ इसलिए कि सांसद भाजपा का है तो विरोध के लिए विरोध करें, तो ये एक गलत संदेश जाता है जिसके आत्मचिंतन करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो सांसदों को समझना चाहिए, जैसे भाजपा का सांसद है, उसने पास 2 इश्यू किए। अब समस्या यह है कि सांसद के इतनी 9 लाख की आबादी में सबको तो जानता नहीं है। अब किसी की सिफारिश किया, कम से कम ये एक नियम बनना चाहिए कि या तो काउंसलर से बने या विधायक से टेस्ट कराए या उसकी पुलिस से कोई कार्रवाई छानबीन हो कि किसको दे रहे हैं। क्योंकि जब सांसद की मोहर लग गई तो फिर सिक्योरिटी वाले भी कहीं ना कहीं लचीलापन आ जाता, भी सांसद की मोहर लगी हुई है, आदमी पहचाना होगा, जाना होगा, तभी आया ना, तो सांसद ने दिया, तो एक कारण ये भी बन जाता। तो ये सारे सांसदों को एक नियम अपने आप पे बांधना होगा, क्योंकि सरकार ने कानून बांध सकती है, अधिकार है सांसद का देना, पास देना, तो उस पर नहीं कर सकता। और चौथी बात जो इसमें जो और चर्चा चली है कि जैसे उन्होंने विजिटर के लिए पाबंदी अभी लगा दी है। देखिए, संसद के जनता की है, जनता के लिए है और जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं। अगर जनता संसद से दूर हो गई या दूर रखा गया तो ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाता।
हाँ, आप अपने लेवल पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करिए, जनता को दूर ना करिए। जनता को दूर करने का मतलब कि आप अपने आपका अपना कॉन्फिडेंस भी लूज होता है और जनता का भी लूज। तो ये संपर्क सूत्र जो है ये बना रहना चाहिए, इसके मजबूत होना चाहिए, इसको इस हिसाब से लेना चाहिए मेरे हिसाब। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज करते हुए कहा है कि धारा 370 अस्थायी प्रावधान है और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इसे राज्य का दर्जा दिया जाए और चुनाव आयोग से कहा है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव करवाने के लिए कदम उठाए जाए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, आप उनके इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? सही है या क्या रुख अख्तियार करना चाहिए? देखिए, मेरे को एक पुरानी घटना याद आती है कि 1972 में हम 4 दोस्त जी जम्मू कश्मीर पे गए थे। घाटी श्रीनगर जब उतरे जी तो जो सामान उतारने वाला था या होटल के प्रतिनिधि आए होते हैं कि वो पूछते हैं किस होटल में ना बोट में ठहरना है, कुछ रहना, तो उनका जो पहला प्रश्न था कि आप इंडिया से आए हैं। तो जो सामान उतार रहा था उसने जब मैंने पूछा कि आप इंडिया से आए हैं, तो मैंने उससे तत्काल रूप से पूछा कि ये भी तो इंडिया है, आप भी तो इंडिया के हो, तो ये प्रश्न क्या है? ये एक भावना 1972 के मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि उसका ये प्रश्न। उसके आगे चले तो जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन जी रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक है जो जम्मू कश्मीर चुनौतियां और समाधान, उसमें धारा 370 को लेकर बड़े एक संक्षिप्त उनके जो बड़ी किताब है उसमें जो संक्षिप्त में समझ सकता हूँ, उसमें कहा कि धारा 370 का इस्तेमाल वहाँ के राजनेताओं ने, नौकरशाहों ने और जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से किया और जनसाधारण का पूरा शोषण भी किया और केंद्र सरकार का ब्लैकमेल भी किया, हर अपने अपने। और दूसरी बात उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि धारा 370 के कारण ही अलगाववाद का जन्म हुआ है या एक कारण बना है अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए। धारा 370 का भी आश्रय वहाँ लिया जाता रहा। तो ये एक पहले तो जो सर्वसम्मति से संविधान पीठ के 5 जजों ने जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ कि ये जो सोच थी, वहाँ की जो स्थिति थी, उसका एक समाप्ति हुई, एक नया दौर, एक नया दौर शुरू हुआ। और इसके साथ साथ जो मोदी सरकार की नीति थी जो 2019 में उन्होंने जो 370 उस पर भी मोहर लगी। उस मोहर लगने का बाद का असर देखें, वहाँ पे पत्थरबाजी बंद, अलगाववादियों के एक्टिविटी बंद, और उसके दूसरा पहलू यह है कि पंचायती राज शुरू हो गया, वहाँ पे लोकल हो गया। वहाँ पे उद्योगों के लिए अगर पीछे खबर आई थी कि 26,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हुए हैं, जिसमें 56,000 के, जिसमें 26,000 का काम शुरू हो गया। वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई, सिनेमे दोबारा शुरू हो गए और मॉल बनने शुरू हो गए। तो और इसके साथ साथ जो कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की थी, चाहे वो पिछड़ों के लिए थी, महिलाओं के लिए थी, युवाओं के लिए थी, वो सारी अब वहाँ पे लागू हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि 7 दशक बाद उनको एहसास हुआ कि देश कहाँ भी पहुँचा और हम कहाँ पे हैं। देश के आपस में जो संबंध है उन वहाँ के आम आदमी की जान, उसका लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा, देश के साथ लगाव बढ़ेगा। तो ये सारी एक, मैं समझता हूँ कि जो भ्रम भ्रांतियाँ लेकर जम्मू कश्मीर को लेकर जो देश विरोधी ताकतों ने फैलाई थी, उनके भी एक फुल स्टॉप समझ लग गया और नया दौर, नई संभावना पैदा होंगी। और इसका अगली जनरेशन को, क्योंकि जो पिछली जनरेशन में एक जो दिमाग में अलगाववाद की बात थी, उसको आते 5-10 साल में तो बिल्कुल बदली शक्ल होगी इसकी। जम्मू कश्मीर एक पॉजिटिव डिसीजन और ऐतिहासिक निर्णय है सरकार का भी था और उस पर मोहर लगा दी न्यायालय ने। तो अब आगे इसका ये 370 का अनुच्छेद 370 का जो फेज खत्म और नया दौर शुरू होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार को बधाई और न्यायालय को धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को किया। बिल्कुल। और इसके साथ ही आगे जो खास बात है सर कि तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। बड़ी शानदार जीत हुई है उनकी वहाँ पे और उसके लिए इन्होंने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है वहाँ पर, जिनमें विष्णुदेव आर्य हैं, मोहन यादव हैं और भजनलाल शर्मा जी हैं। तो क्या ये नए चेहरे जो हैं 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पे कोई असर डालेंगे या पुराने लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि भाजपा के लिए पार्टी में सब बराबर हैं? इस बात को आप कैसे देखते हैं जो नए चेहरों को मौका दिया है मुख्यमंत्री की सीट के लिए? देखिए, इसको 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो जो आपका प्रश्न है कि
पुराने चेहरों को और नए चेहरों को लाना, ये दोनों कदम ठीक है। एक एंगल से ये ठीक कहे जा सकते हैं कि दोनों को एहसास के कोई भी आ सकता है, पुराने जा सकते हैं, नया आ सकता है। पर जहाँ तक 2024 की बात है, उसको मैं ये कहता हूँ कि ये 2000 जो विधानसभा में जो नए चेहरे आए, ये 2024 तक तो इनको अपने स्थिति संभालते संभालते लग जाना इलेक्शन आ, क्योंकि ये पहली दफा बने हैं सीएम, और इनको सीएम की जो कुर्सी संभालते संभालते अपने प्रशासनिक जो है, तो ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक तो केंद्र के सरकार पर निर्भर रहेंगे या राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर रहेंगे। तो इस एंगल से राष्ट्रीय स्तर के जो नेता उनको लाभ होगा इनपे। और दूसरी बात सोचने की है कि ये जो जीत हुई है विधानसभा चुनावों में, ये 3 जो बड़े राज्य आपने बताए, वो मोदी के चेहरे और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, क्योंकि सीएम का चेहरा उन्होंने से रखा ही नहीं था सामने। हाँ, तो लोगों ने मोदी की गारंटी जो बात चली, मोदी की गारंटी, मोदी की नीति, मोदी का चेहरा, ये चला। और 2024 में तो मोदी खुद आप मैदान में होंगे, तो इसलिए वो एडवांटेज वाली स्थिति। एक और बड़ी जो बात है कि जो चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी दल का गठबंधन बना था, उसमें बिहार से एक जाति गणना का मुद्दा उठाया था, और राहुल गांधी ने उसको बोला था अगर हम आते हैं सत्ता में तो हम राष्ट्रीय स्तर पे इसको जाति गणना कराएंगे। तो मोदी जो भाजपा ने जो नए चेहरे लाए हैं, उसमें आदिवासी चेहरा भी है, पिछड़ी जाति यादव का बेचारे ब्राह्मण भी है, तो वो एक संतुलन बना दिया, जाति संतुलन बना दिया। और उनका जो दाव था जो कांग्रेस का, जो विपक्षी दल का, तो वो मैं समझता कि उन्होंने उसकी तोड़ जो निकाल दी कि नए चेहरे आ गए, जाति गणना वाला मुद्दा भी खत्म हो गया, और ये जो कहते हैं कि हम करेंगे कराएंगे, उन्होंने उससे पहले कर दिया, और ये एक तरह एक वो चैप्टर खत्म, और मोदी के नाम पे 2024 का चुनाव लड़ गए ये नए चेहरे। ये विधन संगठन ये होगा कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता। बिल्कुल, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो चल रही है, परिवारवाद नहीं चलता, जो कांग्रेस ये तीनों सवार हो गए। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां उनमें परिवारवाद चला, राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद, भाजपा में संगठन और विचारधारा, तो ये तीनों जो व्यक्तियां हैं संघ के विचारधारा के हैं और संगठन के चहेते हैं। तो इस तरह के ये आगे आए, तो यहाँ पे ये सीधा संदेश चल गया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, विचारधारा चलेगी, संगठन चलेगा। तो ये ठीक है, लोकतंत्र के हिसाब से ये ठीक चल रहा है, इसको एक अच्छा कदम कह सकते हैं जी। और आगे बढ़ते हैं और सर से ये पूछ लेते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की तर्ज पर ही मान सरकार ने भी शुरू किया है कि सरकार तोड़े द्वार, और ये जो उन्होंने अपना चलाया है एक योजना, इसके द्वारा वो 43 जो पंजाब सरकार द्वारा 43 योजनाएं चलाई गई हैं, उनको लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे। और उनमें जैसे जन्म और मृत्यु के सर्टिफिकेट हैं या इनकम सर्टिफिकेट हैं, ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्या लगता है उनका? पहले ये सरकार की नीयत नीति तो ठीक है जी। उन्होंने पहले मोहल्ला क्लिनिक शुरू की, फिर ये सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वारा, इससे पहले आटा दाल घर पहुंचाना शुरू किया था। तो ये आम आदमी की राहत की बात है। अब जितने 43 है और उसमें सर्टिफिकेट ज्यादा है या छोटे, इसमें जो जन साधारण को तो लाभ है, पर विशेष रूप से महिलाओं को और उन बुजुर्गों को मिलेगी जो जिनके बच्चे बाहर हैं, मियाँ बीवी हैं घर में, उनको पेंशन ले आने जाने के लिए, या कोई अपनी जमीन के भी बीच में लिखा हुआ है जमीन को, वो भी सर्टिफिकेट देखना है, रिव्यू करना, राजस्व में जाना है, तो वो, पर इसके साथ एक शर्त है कि पहले वो अपने कागजात पूरे करें ऑनलाइन पे, फिर उसके बाद आदमी एक फीस लेके आएगा। अब समस्या यह है कि पहले तो जिम्मेवारी उन लोगों की है जिन्होंने फैसिलिटी लेनी है, वो उनके कागजात पूरे होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कभी उनके कागजात पूरे नहीं तो वो सरकार को दोषी ठहराते हैं। दूसरी साइड ये है कि सरकार को 1076 नंबर उन्होंने टेलीफोन बोला, उसकी उपलब्धि, और उसके बाद जो वहाँ पे एम्प्लॉय बैठा है उसका नम्रता पूर्वक जाना आना और ट्रेंड होना। क्योंकि कई दफा होता है कि सरकार की नीति ठीक होती है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाला टेम्पर लूज करता है, तो उसका मैसेज जो गलत जाता है वो रिप्रेजेंट करता है सरकार को। सरकार की नीयत ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉय गया है उसकी जो हाव भाव है, जो भावना है, वो लोग तो उसको सीधे मिलेंगे। तो उसका जो रिएक्शन है ना, वो सरकार को देखना और समझना पड़ेगा, ताकि ये टेलीफोन नंबर भी मिले जो ट्रेंड
स्टाफ भी मिले जी तभी जाके इसका लाभ मरेगा, नहीं तो अल्टीमेटली सरकार के लिए एक परेशानी का कारण भी बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि 1076 नंबर जो है उन्होंने दिया हुआ है, हाँ लेकिन वो नंबर ही अगर इतना बिजी हाँ, हो जाएगा तो वो सारा, और सारे सिस्टम अपसेट हो जाएगा। एम्प्लॉय भी जो ट्रेंड हाँ। है वो उनकी संख्या भी होनी चाहिए ना, संख्या भी होनी जिससे चाहिए। अगर वही पूरा ना कर सके तो बात बनेगी नहीं ना, फिर वो परेशानी का कारण। तो ये बिल्कुल। सरकार को इस पहलू पे भी सतर्क विचार रहने की विमर्श जरूरत है। करना पड़ेगा जी बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का चर्चा खास प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश यही रहती है हमारी कि हम अपने राज्य और देश के साथ जुड़े हुए कुछ खास मुद्दों पर इरविन खन्ना जी से विचार विमर्श करें। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर अगले हफ्ते फिर चर्चाएं खास में होगी आपसे मुलाकात। तब तक लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।